नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं विलफुल डिफॉल्टर के बारे में। किस व्यक्ति को, किस कंपनी को, किस प्रमोटर को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, 1 जुलाई 2014 को आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें डेफिनेशन दी हुई है विलफुल डिफॉल्टर की। बाद में इसको अपडेट किया है इन्होंने 7 जनवरी 2015 को, 2015 में इसको अपडेट किया है सर्कुलर को। उसमें दिया है कि किस व्यक्ति को, किस इंस्टीट्यूशन को, किस प्रमोटर को जिसने डिफॉल्ट किया है बैंक में, उसको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जा सकता है। कट ऑफ लिमिट क्या है, और विलफुल डिफॉल्टर अगर किसी को डिक्लेयर कर दिया है तो बैंक उस पर किस किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है और बैंक को क्या नुकसान होता है उससे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे विलफुल डिफॉल्टर के बारे में। देखिए, यहाँ फोटो आपको दिख रही है मालिया साहब की, ये विलफुल डिफॉल्टर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अब विलफुल डिफॉल्टर है कौन? जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, विलफुल यानी जानबूझकर किया गया डिफॉल्ट। आपके पास पैसा है परंतु आप देना नहीं चाहते। डेलिबरेट नॉन पेमेंट ऑफ द ड्यूज डिस्पाइट एडिक्वेट कैश फ्लो एंड गुड नेटवर्थ। आपके पास जो फर्म आप चला रहे हैं उससे सफिशिएंट कैश जनरेट हो रहा है, अच्छी नेटवर्थ है, परंतु बैंक का पैसा पे नहीं कर रहे हैं। पहला रीजन, पहला कॉज जिसकी वजह से विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा, शिफ्टिंग ऑफ फंड्स टू द डेट्रीमेंट ऑफ डिफॉल्टिंग यूनिट। फंड्स को साइफन ऑफ कर दिया है, यानी धंधे से बाहर निकाल दिया गया है, जिससे यूनिट को नुकसान होता है। ठीक है, जो डिफॉल्टिंग यूनिट है उसको नुकसान हो रहा है क्योंकि फंड्स यूनिट से बाहर चला गया है। तीसरा कारण क्या हो सकता है विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करने का? एसेट फाइनेंस आइदर हैज नॉट बीन परचेज। जो पैसा आपने बैंक से लिया है उससे एसेट परचेज ही नहीं की आपने, और बीन सोल्ड, परचेज कर ली परंतु उनको बेच दिया है। एंड प्रोसीड्स हैव बीन मिसयूटिलाइज, और जो पैसा आया उसको मिसयूटिलाइज कर लिया आपने, कहीं और लगा दिया, उसको पैसे को किसी और धंधे में लगा दिया। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। जो भी रिकॉर्ड्स आपने बैंक में प्रेजेंट किए हैं उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है, या फॉल्स रिकॉर्ड आपने बैंक को प्रेजेंट किए हैं। जैसे स्टॉक की पोजीशन है, स्टॉक आपके पास कम है, आप ज्यादा दे रहे हैं बैंक को पोजीशन। फिक्स्ड एसेट आपने सेल कर दी परंतु बैंक की बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट आप बना रहे हैं उसमें दिख रही है आपकी फिक्स्ड एसेट। इस तरह का आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है या फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स किया है, तो आप विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हो सकते हैं। पांचवा रीजन है डिस्पोजल और रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज विदाउट बैंक नॉलेज। ये बहुत खतरनाक रीजन है। बैंक को पता नहीं है, आपने मशीनरी सेल कर दी, आपने स्टॉक सेल कर दिया, आपने फिक्स्ड एसेट सेल कर दिया, बिना बैंक की नॉलेज के, बिना बैंक को बताए, बिना बैंकर को बताए आपने सेल कर दिया, उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज कर दिया। या फिर किसी तरह के फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन में आप इन्वॉल्व हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को यह राइट देता है कि ऐसे बोरोअर को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाए। आप जान रहे हैं इस शख्स को, आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। विजय माल्या, फॉर्मर चीफ ऑफ किंगफिशर एयरलाइन, फ्लेड टू यूके। यूके चले गए ये आफ्टर 17 लेंडर्स लेड बाई एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीडर था इसका, डिक्लेयर्ड हिम ए विलफुल डिफॉल्टर। 17 बैंकर हैं जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीडर बैंक हुआ करता था, है अभी भी है। इन्होंने इसको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है। कारण यहां जो मैंने मेंशन किए हैं वो रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी भी बोरोअर को बैंक विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर सकती है। अब देखिए, इसके लिए कट ऑफ लिमिट क्या है। रिजर्व बैंक कहती है जिसका ड्यूज 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, 25 लाख एंड अबव, इससे कम अगर ड्यूज है तो उसको विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता। मिनिमम ड्यूज उसका आउटस्टैंडिंग जो है 25 लाख रुपीस होना चाहिए। 25 लाख एंड अबव अगर उसका ड्यूज है और उसने डिफॉल्ट किया है तो उसको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जा सकता है बैंक के द्वारा, सब्जेक्ट टू कि जो 6 कंडीशंस हमने बताई हैं उनमें से किसी भी कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है, यानी कि उसने इस तरह का घोटाला किया है, जानबूझकर बैंक के फंड्स को मिसयूटिलाइज किया है। ओके, अब देखिए, ये दूसरे विलफुल डिफॉल्टर आ गए, मेहुल चौकसी साहब। साहब कहना भी ठीक नहीं है इनको, तो मेहुल चौकसी। रेस्ट्रिक्शंस ऑन विलफुल डिफॉल्टर, ऐसे विलफुल डिफॉल्टर पे बैंक किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाता है या लगा सकता है। देखो, सबसे पहला नुकसान तो बैंक को होता है प्रोविजनिंग का। जब तक अकाउंट स्टैंडर्ड है, ऐसे अकाउंट में 5% प्रोविजनिंग होगी, और जैसे ही अकाउंट एनपीए हो गया उस पर एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग की जाएगी।
एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग की जाएगी। अब आप कहेंगे एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग क्या होती है? इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि नॉर्मल प्रोविजनिंग क्या होती है और एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग क्या होती है और किस केस में की जाती है। चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो हम इस पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, पहला तो बैंक को नुकसान, स्टैंडर्ड अकाउंट है तो 5% प्रोविजनिंग, और अगर एनपीए हो गया तो जो नॉर्मल प्रोविजनिंग है उससे ज्यादा एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग करनी होती है। दूसरा, ऐसे डिफॉल्टर को, ऐसे विलफुल डिफॉल्टर को बैंक कोई एडिशनल फैसिलिटी नहीं देगी। समझो इसने 100 करोड़ रुपया बैंक से ले रखा है और 25 करोड़ और मांग रहा है, नो एडिशनल फैसिलिटी, कोई एडिशनल फैसिलिटी नहीं मिलेगी अगर ग्रांटेड बाई एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू द लिस्टेड विलफुल डिफॉल्टर। आरबीआई लिस्ट निकालती है कि ये लोगों को बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है। ओके, बैंक में क्लासिफाई सच बोरोवर एज नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर। देखिए, बैंक पहले इनको एक नोटिस देती है कि आप कारण बताइए कि आपको नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर क्यों ना डिक्लेयर कर दिया जाए। अगर नोटिस से सेटिस्फाई नहीं होती है बैंक तो इनको नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर भी डिक्लेयर कर सकती है। अब जैसे ही इनको डिक्लेयर करेंगे, बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सच बोरोवर टू क्लिक सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। 5 करोड़ एंड एबव के जितने भी अकाउंट हैं उनकी रिपोर्टिंग क्लिक को होती है, तो क्लिक को इनकी रिपोर्टिंग कर देगी। अब क्लिक को रिपोर्टिंग करने से क्या होगा? विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में आ गए, क्लिक की लिस्ट में आ गए। नो फ्रेश एक्सपोजर फर्दर। ऐसी फर्म को या किसी दूसरी कंपनी में ये जो इन्वॉल्व बंदा है वो अगर डायरेक्टर है या किसी भी तरह से इन्वॉल्व है तो उनको भी किसी तरह का फर्दर एक्सपोजर बैंक नहीं देगी। ये नुकसान है इसका। विलफुल डिफॉल्टर जो भी लोग डिक्लेयर हो गए उन पे इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस बैंक लगा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जानकारी थी जो विलफुल डिफॉल्टर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। किस कंपनी को, किस किस डिफॉल्टिंग यूनिट को, किस डायरेक्टर को, किस प्रमोटर को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जा सकता है, उसके रीजंस मैंने आपको बता दिए। इन वजह से उसको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जा सकता है। यह हमने बात की कट ऑफ लिमिट के बारे में और किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस बैंक लगा सकता है, किस तरह का नुकसान बैंकों को झेलना पड़ता है ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स की वजह से, उस पर हमने डिस्कशन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपके ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, यहां हमने एक टर्म पे बात की थी, डाइवर्शन ऑफ फंड, शाइफनिंग ऑफ फंड। यहां पे हमने बात की थी शाइफनिंग ऑफ फंड टू द डेट्रीमेंट ऑफ द डिफॉल्टिंग यूनिट। देखिए, एक टर्म होती है डाइवर्शन ऑफ फंड और दूसरी है शाइफनिंग ऑफ द फंड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस पे भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस पे कोई डाउट होता है तो हम इस पे अलग से वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे ताकि आपको इसके बारे में क्लैरिटी हो जाए। आरबीआई की गाइडलाइंस इस पे क्या कहती है उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो डाइवर्शन ऑफ फंड और साइफनिंग ऑफ फंड, और दूसरा आपका इसके बारे में दूसरा हमने किसके बारे में आपसे बात की? एक्सीलरेटेड प्रोविजन के बारे में। अगर आप इन पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज एनहेंसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।